A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter Why Do We Fall Ill? So in the previous lecture we were studying about some of the specific ways through which we can prevent the diseases, okay, और which we can prevent the infection, ओके। तो हमने कुछ ऐसे तरीके देखे थे जिससे बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है, या अगर बीमारियां हो गई हैं शरीर में तो उनको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात हमने ये पढ़ी थी कि इम्यून सिस्टम जो होता है बॉडी का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बीमारी से लड़ने में। अगर आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, अगर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, तो कोई भी बीमारी होगी आपकी बॉडी में वो आसानी से ठीक हो सकती है। कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए अनटिल एंड अनलेस, ओके। तो छोटी छोटी बीमारियां आसानी से ठीक हो सकती हैं। बट अगर कोई किसी इंसान की बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कमज़ोर हैं या वीक हैं, तो उस इंसान की बॉडी में डिजीज़ होने के चांसेस, बीमारियां होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ओके। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के रखने के लिए हमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो होता है हमारा खाना। हम जैसा खाना खाएंगे उस हिसाब से हमारा इम्यून सिस्टम एडजस्ट होगा। हम अगर बहुत हेल्दी खाना खाएंगे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। हम अगर जंक फूड खाएंगे, फास्ट फूड खाएंगे, तो हमारे इम्यून सिस्टम जो है धीरे धीरे वीक होता जाएगा, ओके। फिर दूसरा है हमारी हाइजीन हैबिट्स, हम कितना साफ़ सफाई से रहते हैं, ठीक है। हम जितना साफ़ सफाई से रहेंगे उतना ही हम हेल्दी रहेंगे। हम अगर नहाएंगे नहीं, ओके, हाथ धो के खाना नहीं खाएंगे, तो हमें बीमारियां होने के चांस बढ़ जाएंगे, ओके। तीसरा है हमारी ईटिंग हैबिट्स, ओके। हमारा जो मतलब हम कैसे खाना खाते हैं, हम किस टाइम पे खाना खाते हैं, वो बहुत मैटर करता है। ऐसा बोला जाता है कि सुबह का नाश्ता सबसे अच्छा करना चाहिए, दोपहर का खाना ठीक ठाक करना चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं, और रात का जो खाना होता है वो एकदम लाइट फूड हमें लेना चाहिए। ऐसा फूड लेना चाहिए जो लाइट भी हो और एनर्जी भी दे, जैसे दलिया हो गया, ओट्स हो गए, ओके, खिचड़ी वगैरह हो गई, ओके, दो रोटियां हो गई। तो ऐसे लाइट फूड लेना चाहिए, ज़्यादा खाना हमें रात में नहीं खाना चाहिए, और 8 बजे के आसपास आपको खाना खा लेना चाहिए, ठीक है। तो ये जो ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो तो आपका इम्यून सिस्टम जो है बहुत स्ट्रांग रहेगा, ओके। तो चलिए कुछ स्पेसिफिक तरीकों को फिर से गौर करते हैं। वॉट आर स्पेसिफिक वेज, ये स्पेसिफिक तरीके किस चीज़ के हैं बीमारी को ठीक करने के? दे रिलेट टू अ पेकुलियर प्रॉपर्टी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये जो स्पेसिफिक तरीके हैं, जो पर्टिकुलर तरीके हैं, वो तरीके किस पे डिपेंड करते हैं? इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है उस चीज़ पे। इम्यून सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही हम बीमारियों से बचे रहेंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। that usually fights off microbial infections. Let us cite an example to try and understand this property. एक एग्जाम्पल से इस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। These days there is no smallpox anywhere in the world. आज के दिनों में हमें कहीं पर पूरी दुनिया में स्मॉल पॉक्स देखने नहीं मिलता है, या बहुत कम जगह बचा हुआ है। बट एज रिसेंटली एज 100 years ago, स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक्स वर नॉट एट ऑल अनकॉमन। पर 100 साल पहले की हम बात करें तो जो स्मॉल पॉक्स है, जो चेचक है, वो इतना ज़्यादा महामारी जैसा फैला हुआ था। जैसे कोरोना का इस समय महामारी पैंडमिक चल रहा है, वैसे स्मॉल पॉक्स का पैंडमिक चल रहा था, ओके। इतना तेज़ी से स्मॉल पॉक्स फैलता था और बहुत सारे लोग इससे मर जाते थे, ओके। तो मैं आपको बात बताऊं, 90 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1919 के बीच में, तो उस समय इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 25 करोड़ के आसपास थी, ठीक है। आज की डेट में कितनी है? 140 करोड़। उस समय कितनी थी? 25 करोड़ के आसपास। और तीन बीमारियों ने एक साथ हमला किया। इन्फ्लुएंज़ा ने, इन्फ्लुएंज़ा का एक टाइप है कोरोना, ओके। इन्फ्लुएंज़ा का ही एक टाइप है कोरोना। इन्फ्लुएंज़ा में सर्दी ज़ुकाम बुखार होता है, कोरोना में भी सेम चीज़ें होती हैं। तो इन्फ्लुएंज़ा हुआ था, प्लेग हुआ था उस समय,
ओके, और एक स्पेनिश फ्लू हुआ था। तो ये तीनों चीज़ें मिल करके, इन तीनों बीमारियों ने इंडिया में लगभग 1.5 करोड़ लोगों को मार दिया था। 25 में से 1.5 करोड़, आप सोच सकते हैं कि लगभग ये, मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बताऊं तो ये 3% के आसपास, 4% के आसपास लोग जो है वो ख़त्म हो गए थे। ओके, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। मतलब आज की डेट से कंपेयर किया जाए तो आई मीन टू से, मतलब लगभग 10 करोड़ लोग ख़त्म हो जाए, इसके बराबर है। ओके, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उस समय तबाही मची होगी। ओके, पर बट धीरे धीरे लोग इम्यून हो गए, और जो चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, इनका टीका बन गया। ठीक है, उस टीके से लोग फिर ठीक होने लगे, और आज की डेट में ऐसा है 100 साल बाद कि किसी को भी स्मॉल पॉक्स देखने नहीं मिलता है, पूरी दुनिया से कम्प्लीटली जा चुका है। ओके, in such an epidemic, people used to be very afraid of coming near someone suffering from the disease since they were afraid of catching the disease. तो इस तरह के एपिडेमिक में लोग जो है बहुत डरे हुए रहते थे। किस चीज़ से डरे हुए रहते थे कि कहीं उनको भी ये बीमारी ना हो जाए। जैसे आज की डेट में कोरोना से लोग डरे हुए होते हैं, उसी तरह उस समय भी लोग डरे हुए रहते थे। हाउएवर, देयर वॉज वन ग्रुप ऑफ पीपल हु डिड नॉट हैव दिस फियर। हालांकि एक ग्रुप था लोगों का जिनको ये डर नहीं था। ये लोग कौन थे? जो नर्सिंग या जो केयर करते थे उन पेशेंट्स की जिनको ये बीमारी हो गई थी। ठीक है, जो नर्स डॉक्टर वगैरह थे, वो लोग जो थे, वो लोग इस बीमारी से डरते नहीं थे। वो दिलेरी से इस बीमारी को ठीक करने में लगे रहते थे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने में लगे रहते थे। ओके, दिस वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैड स्मॉल पॉक्स अर्लियर एंड सर्वाइव्ड इट, ऑल्दो विद अ लॉट ऑफ स्कारिंग। तो ये जो लोग थे, जो डॉक्टर थे, जो नर्सेस थे, जैसे आज कोरोना के लिए जो डॉक्टर और नर्सेस अपनी जान दांव पे लगा कर और लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो उसी तरह से जो उस समय जो लोग थे, जो नर्सेस थी, जो डॉक्टर थे, वो भी इसी तरह स्मॉल पॉक्स के विक्टिम्स की, स्मॉल पॉक्स के पेशेंट्स की सेवा करते थे। ऑल्दो बहुत सारे डॉक्टर्स को हो जाता था, बहुत सारे नर्सेस को हो जाता था, तो जिनको हो जाता था वो या तो मर जाते थे या बदसूरत हो जाते थे, क्योंकि उनके बॉडी में जो राउंड राउंड जो निशान है वो पड़ जाते थे। ओके, सॉरी। इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू हैड स्मॉल पॉक्स वंस, देयर इज़ नो चांस ऑफ कैचिंग इट, सफरिंग फ्रॉम इट अगेन। मतलब एक सिंपल सी बात यह है स्मॉल पॉक्स की अच्छी, कि एक बार अगर आपको स्मॉल पॉक्स हो गया है, अगर आपको एक बार चेचक हो गई, तो वो आपको दोबारा लाइफ में नहीं हो सकती, क्योंकि बॉडी के अंदर उससे रिलेटेड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। बॉडी उससे लड़ने के लिए अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। सो हैविंग द डिजीज़ वंस वॉज अ मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग सब्सिक्वेंट अटैक्स ऑफ द सेम डिजीज़। तो एक बार अगर ये बीमारी हो गई किसी को, ठीक है, एक बार अगर ये बीमारी हो गई किसी को, तो दोबारा से उसको वो स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी होने का चांस जो है वो बहुत कम हो जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट सीज एन इन्फेक्शियस माइक्रोब, इट रिस्पॉन्ड्स अगेंस्ट इट एंड देन रिमेंबर्स इट स्पेसिफिकली। ये तब होता है जब इम्यून सिस्टम किसी इन्फेक्शियस माइक्रोब को देखता है, जब किसी बीमारी फैलाने वाले कीटाणु को देखता है, तो वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और फिर याद रखता है कि उसने कैसे लड़ाई की थी उस बीमारी से। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी मेमोरी में रखता है कि कैसे उसने लड़ाई की थी उस बीमारी से। ओके, सो द नेक्स्ट टाइम दैट पर्टिकुलर माइक्रोब, तो अगली बार अगर वो बैक्टीरिया या वायरस जिससे स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स होता है, अगर वो बॉडी में आता है, तो इम्यून सिस्टम उससे आसानी से लड़ करके उसको ख़त्म कर देता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम को पता है इससे कैसे लड़ना है। जब पहली बार इनकाउंटर हुआ था, जब पहली बार वो बीमारी हमारे शरीर में आई थी, जिसको भी स्मॉल पॉक्स पहली बार हुआ है, तो बीमारी को पता नहीं था कि इसके वायरस से कैसे लड़ा जाए। बट धीरे धीरे जब एक बार हमारे शरीर के जो एंटीबॉडीज़ हैं उन्होंने लड़ना चालू किया, तो उनको पता चल गया तरीका। तो अब उन एंटीबॉडीज़ के पास ये तरीका है जिससे वो कभी भी स्मॉल पॉक्स अगर हमारे शरीर में आएगा तो उससे लड़ सकते हैं आराम से। अब एक टेक्निक है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है?
बॉडी में इम्यूनिटी डाल देना। जिनका शरीर कमज़ोर होता है, जिनको बार बार बीमारियां होती रहती हैं, तो उनकी बॉडी में इम्यूनिटी इंड्यूस कराई जाती है। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन जो टेक्निक है वो किसने डेवलप की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने डेवलप की थी। एडवर्ड जेनर नाम का साइंटिस्ट था। तो उन्होंने क्या किया था, ये इम्यूनाइजेशन टेक्निक डेवलप की थी। तो जो उस समय के जो दूध वाले होते थे, जो दूध बेचने का काम करते थे, तो उनको काऊ पॉक्स नाम का डिजीज़ हो जाता था। ठीक है, तो जिनको काऊ पॉक्स हो जाता था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। जिन अ, दूध वालों को काऊ पॉक्स हो जाता था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो एडवर्ड जनर ने ये सोचा कि यार, अगर मैं काऊ पॉक्स वाले इंसान से, जिसको जिसको स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता है, उसके ब्लड से एंटीबॉडीज़ निकाल लूँ और किसी हेल्दी इंसान में डाल दूँ, तो उसको काऊ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों बीमारियाँ नहीं होंगी। ओके, तो ऐसे करके इन्होंने क्या बना लिया था? वैक्सीन। ओके, तो चलिए हम रीड करते हैं इनके बारे में, एडवर्ड जेनर के बारे में। Traditional Indian and Chinese medicinal systems sometimes deliberately rubbed the skin crust from smallpox victims into the skin of healthy people। देखिए, जो इंडियन और चाइनीज़ मेडिसिनल सिस्टम के लोग थे, जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ और इंडियन जो वैद्य जिनको बोला जाता था, वो लोग क्या करते थे, जब किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाता था तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी हेल्दी इंसान को उस इंसान के कांटेक्ट में ले आते थे। ठीक है, और दोनों की स्किन को रब करते थे। तो दोनों की स्किन को रब करने से क्या होता है, जो हेल्दी पर्सन है उसको भी स्मॉल पॉक्स हो जाता था। ठीक है, दे दस होप्ड टू इंड्यूस अ माइल्ड फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट वुड क्रिएट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज़। ऐसा करके वो ये सोचते थे कि थोड़ा बहुत स्मॉल पॉक्स जो है वो अगर किसी को हो जाता है तो वो उसके अंदर उस स्मॉल पॉक्स से लड़ने की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो जब अगली बार स्मॉल पॉक्स या काऊ पॉक्स या कोई ऐसा वायरस आएगा तो बॉडी में पहले से इम्यूनिटी प्रेजेंट है, जिसके कारण ये जो बीमारियां आएंगी स्मॉल पॉक्स या काऊ पॉक्स, वो बॉडी को उतना हार्म नहीं कर पाएंगी। ठीक है, फेमसली 2 centuries अगो एन इंग्लिश फिजिशियन नेम एडवर्ड जेनर, लगभग 200 साल पहले एक इंग्लिश फिजिशियन था जिसका नाम था एडवर्ड जेनर। उसने ये रियलाइज़ किया था कि मिल्क मेड्स जो हैं, दूध वाले, जिनको काऊ पॉक्स हो गया था पहले, ठीक है, उनको स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी नहीं हुई। ठीक है, जब बीमारी फैल रही थी स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा, तो वो काऊ पॉक्स वाले जो लोग थे वो स्मॉल पॉक्स वालों से कांटेक्ट में भी आते थे तो भी उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। ठीक है, अब काऊ पॉक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। काऊ पॉक्स इज़ अ वेरी माइल्ड डिजीज़। ये बहुत ही माइल्ड डिजीज़ है। इसमें हल्का बहुत बुखार आता है और थोड़ा बहुत सर्दी ज़ुकाम रहता है। ठीक है, तो जेनर ट्राइड डेलिबरेटली गिविंग द काउ पॉक्स टू द पीपल। तो जेनर ने क्या किया, उसको ये पता चला लोग इससे मर तो रहे नहीं हैं काउ पॉक्स से, सिर्फ थोड़ा बहुत बीमार हो जाते हैं, बट स्मॉल पॉक्स से लोग मर जाते हैं। तो काउ पॉक्स जिसको हो जाता था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो जेनर ने क्या किया, हर इंसान को जो काउ पॉक्स का है उसका टीका लगाना चालू किया, काउ पॉक्स उसके शरीर में डालना चालू किया, ताकि उसको काउ पॉक्स हो जाए, ठीक है, लेकिन उसको स्मॉल पॉक्स ना होने पाए। ठीक है, क्योंकि जिसको काउ पॉक्स हो जाता था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। ठीक है, तो और काउ पॉक्स से लोग मरते नहीं थे, स्मॉल पॉक्स से लोग मर जाते थे। तो उसने ये सोचा कि इससे अच्छा काउ पॉक्स करवा दिया जाए सबको, तो ये स्मॉल पॉक्स से भी बचे रहेंगे। उसका सोचना सही था। ठीक है, जेनर ट्राइड डेलिबरेटली गिविंग काउ पॉक्स टू पीपल एज ही इज़ डूइंग इन द पिक्चर। यहाँ पर देखिए फोटो में, ये छोटी सी बच्ची है, इसको काउ पॉक्स का इंजेक्शन लगा रहा है जिससे इसके शरीर में क्या हो जाए, काउ पॉक्स। और इसको काउ पॉक्स हो जाएगा तो इसको स्मॉल पॉक्स कभी नहीं हो सकता। ठीक है, एंड फाउंड दैट देयर वर they were now resistant to smallpox. This was because smallpox virus is closely related to the cowpox virus। ऐसा इसलिए क्योंकि जो smallpox का वायरस है वो cowpox के वायरस जैसा ही होता है। cow is vacca in Latin एंड काउपॉक्स इज वैक्सीनिया। काऊ को क्या बोलते हैं, वाक्का, और काउपॉक्स जो है उसको वैक्सीनिया बोलते हैं। ठीक है, तो इसी से टर्म आया वैक्सीन। तो फ्रॉम दीज रूट्स द वर्ड वैक्सीनेशन हैज़ कम इन टू अवर यूसेज। तो यही जो रूट्स हैं, इन्हीं से क्या है, वैक्सीनेशन टर्म आया। वी कैन नाउ सी दैट as a general principle we can fool the immune system into developing a memory for a particular infection by putting something। तो हम अपने इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, उसके अंदर
कोई हल्का सा बीमारी डाल दिया जाए, इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेगा और हमारा शरीर जो है परमानेंटली उस बीमारी से बचा रहेगा। ओके, ऐसा हर बार नहीं होता है, क्योंकि देखिए सर्दी ज़ुकाम में वायरस बहुत ज़्यादा म्यूटेट करते हैं, बहुत ज़्यादा चेंज करते रहते हैं। तो एक बार सर्दी ज़ुकाम हुआ तो ऐसा नहीं है दोबारा नहीं हो सकता, आपको किसी भी सीज़न में फिर से हो सकता है। ठीक है, दिस डज नॉट एक्चुअली कॉज द डिजीज़ बट दिस वुड प्रिवेंट एनी subsequent exposure to the infecting microbe from turning into actual disease। ठीक है, many such vaccines are now available for preventing a whole range of infectious diseases। बहुत सारी ऐसी वैक्सीन अवेलेबल हैं जो बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस को रोक सकती हैं। ठीक है, जैसे डीपीटी का टीका बच्चों को लगाया जाता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनी। तो इसमें 3 बीमारियों का एक साथ कॉम्बिनेशन होता है। ये 3 बीमारियां जो हैं वो एक बार इसका टीका लग जाए तो नहीं होंगी। ठीक है, तो मैनी सच वैक्सीन आर नाउ अवेलेबल। ऐसी बहुत सारी वैक्सीन अवेलेबल हैं जिससे बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीजेस ठीक किए जा सकते हैं। एंड प्रोवाइड अ डिजीज स्पेसिफिक मीन्स ऑफ प्रिवेंशन। और ये जो वैक्सीन्स हैं, ये जो दवाइयाँ हैं, ये एक पर्टिकुलर डिजीज़ और बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिजीजेस से भी हमारी बॉडी को छुटकारा देती है। देयर आर वैक्सीन्स अगेंस्ट टिटनस, डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, मीजल्स, पोलियो एंड मैनी अदर्स। इतनी सारी खतरनाक बीमारियों के लिए वैक्सीन बन चुकी है। टिटनेस के लिए, डिप्थीरिया के लिए, वूफिंग कफ के लिए, मीजल्स के लिए, ठीक है, पोलियो के लिए और दूसरी बीमारियों के लिए। दीज फॉर्म द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम ऑफ चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन। ये जो है ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम बनाते हैं चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन का, फॉर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। ऑफ कोर्स सच अ प्रोग्राम कैन बी यूजफुल ओनली इफ़ सच हेल्थ मेजर्स आर अवेलेबल टू ऑल द चिल्ड्रन। इस तरह का जो प्रोग्राम है ये तभी यूज़फुल है, तभी कारगर है जब हेल्थ मेजर्स अवेलेबल हों बच्चों को, सारे बच्चों को। ठीक है, सम हेपेटाइटिस वायरस विच कॉज जॉन्डिस। कुछ हेपेटाइटिस वायरस हैं जो जॉन्डिस फैलाते हैं, वो वाटर के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं। ठीक है, ये वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, मतलब हम गंदा पानी या गंदे पानी से बना खाना खा लें तो हमें हेपेटाइटिस वायरस हमारी बॉडी में आने के चांसेस रहेंगे, और हेपेटाइटिस हो गया तो बहुत ही खतरनाक बीमारी, उससे लीवर डैमेज हो जाता है। देयर इज़ अ वैक्सीन फॉर वन ऑफ देम, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए नाम की वैक्सीन है जिससे हेपेटाइटिस बीमारी नहीं होती। ठीक है, बट द मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया आर ऑलरेडी इम्यून टू हेपेटाइटिस ए। पर जो ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी इम्यून है हेपेटाइटिस ए से बाय द टाइम दे आर 5 years old। दिस इज़ बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द वायरस थ्रू वाटर। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पहले से ही, जब वो छोटे थे तभी से ही वो ऐसा पानी पी रहे थे जिसमें हेपेटाइटिस का वायरस था, तो उनके शरीर में पहले से ही क्या डेवलप हो गए, एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गए। ठीक है, अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज वुड यू टेक द वैक्सीन। इस तरह के सर्कमस्टेंसेज में क्या आप वैक्सीन लेना चाहेंगे? एक्टिविटी 13.7, रेबीज़ वायरस इज स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग्स एंड अदर एनिमल्स। रेबीज़ का जो वायरस है, रेबीज़ का जो वायरस है वो जो इन्फेक्टेड डॉग्स हैं और दूसरे एनिमल्स हैं जैसे बंदर वगैरह हो गए, इनसे रेबीज़ का वायरस फैलता है। इनके जो माउथ है, माउथ के अंदर रेबीज़ का वायरस पाया जाता है। तो जब ये किसी को काटते हैं तो रेबीज़ का वायरस उसके ब्लड में चला जाता है। ठीक है, और रेबीज़ के थ्रू एक बीमारी हो जाती है हाइड्रोफोबिया, जिससे लोग पानी से डरने लगते हैं। देयर आर एंटी रेबीज़ वैक्सीन्स फॉर बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। एंटी रेबीज़ वैक्सीन बनी है ह्यूमन्स और एनिमल्स दोनों के लिए। फाइंड आउट द प्लान ऑफ योर लोकल अथॉरिटी फॉर द कंट्रोल ऑफ द रेबीज़ इन योर नेबरहुड। तो लोकल अथॉरिटीज़ का प्लान आप सोच समझ के बताइए। ठीक है, आर दीज मेजर्स एडिक्वेट, क्या ये मेजर्स पर्याप्त हैं? इफ़ नॉट, व्हाट इम्प्रूवमेंट्स वुड यू सजेस्ट। अगर ये पर्याप्त नहीं है तो क्या इम्प्रूवमेंट्स आप सजेस्ट करना चाहेंगे? तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स ख़त्म हो चुका है। चलिए हम इसका रिवीजन करते हैं। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि हेल्थ जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। हेल्थ का मतलब होता है आपका दिमाग भी सही रहना चाहिए, आपका शरीर भी सही रहना चाहिए, और आपके आसपास का जो एरिया है, आप जिन लोगों से मिलते हैं वो लोग भी सही होने चाहिए, वो एरिया भी सही होना चाहिए। आपके आसपास कचरा नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तब अगर ये तीनों चीज़ें साथ में सही हैं
तब ऐसा माना जाएगा कि आप हेल्दी हैं, ठीक है। तो हेल्थ फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। जब आप फिजिकली हेल्दी हैं, मतलब शरीर से हेल्दी हैं, लेकिन आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं, आपको हमेशा टेंशन रहती है, ओके, आपको नींद नहीं आती है, तो ऑब्वियस सी बात है आप हेल्दी नहीं हैं, ठीक है। और अगर आप फिज़िकली भी हेल्दी हैं, मेंटली भी फिट हैं, मेंटली भी हेल्दी हैं, बट आपके आसपास का जो एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा कचरा, बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, तो भी आपका दिमाग जो है वो सही नहीं रहेगा, आप हेल्दी नहीं रह पाओगे, ओके। तो हेल्थ तीनों चीज़ों पर इक्वली डिपेंड करता है, फिजिकल, मेंटल और सोशल। द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ डिपेंडेंट ऑन हिज हर फिजिकल सराउंडिंग। जो हेल्थ होता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो डिपेंड करता है उसके फिजिकल सराउंडिंग पे, ठीक है, और उसके इकोनॉमिक स्टेटस पे। मतलब हेल्थ कुल मिलाकर के डिपेंड करती है उसके आसपास के एरिया पे और उसके पास कितने पैसे हैं उस पे भी। अगर वो अच्छे घर में पला बड़ा है, अच्छे घर में बड़ा हुआ है, तो उसकी हेल्थ ऑब्वियसली अच्छी रहेगी, क्योंकि उसको खाने को अच्छा मिलेगा, ठीक है, दूध वगैरह, फ्रूट्स वगैरह सब मिलेंगे। लेकिन अगर वो गरीब परिवार में पैदा हुआ है तो उसको खाने को अच्छे से नहीं मिलेगा, तो उसकी हेल्थ जो है वो कमज़ोर रहेगी, मैल न्यूट्रिटेड रहेगा वो, ओके। डिजीज़ेज़ आर क्लासिफाइड एज एक्यूट और क्रॉनिक। डिजीज़ेज़ जो हैं, जो बीमारियां हैं, वो एक्यूट या क्रॉनिक दो तरह की होती हैं। एक्यूट डिजीज़ क्या होता है, जो छोटे टाइम पीरियड के लिए रहता है, जैसे सर्दी ज़ुकाम हो गया, 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, ओके, तो ये एक्यूट डिजीज़ हो गया। क्रॉनिक डिजीज़ क्या होते हैं, जैसे कैंसर हो गया, टाइफाइड हो गया, कैंसर हो गया, टिटेनस हो गया, पोलियो हो गया। तो ये सारे जो डिजीज़ेज़ हैं, ये क्रॉनिक डिजीज़ेज़ कहलाते हैं, जो जीवन भर आपकी बॉडी में चलते हैं, ठीक है। डिजीजेस में भी ड्यू टू इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। जो बीमारियां होती हैं वो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दोनों कारणों की वजह से होती हैं, ठीक है। इन्फेक्शियस मतलब जो इन्फेक्शन फैलाया जाता है, और नॉन इन्फेक्शियस मतलब जहाँ पर इन्फेक्शन नहीं फैलाया जाता है, ठीक है। इन्फेक्शियस कारण क्या होते हैं, इन्फेक्शन फैलाने का मतलब क्या होता है, देखिए, जैसे जो बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, जो कीटाणु हो गए, तो जहाँ पर कीटाणु प्रेजेंट होंगे वहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीजेज ज़्यादा होंगे, ठीक है। जहाँ कीटाणु नहीं मौजूद होंगे वहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं मौजूद होंगे, ओके। तो इन प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ डिपेंड्स ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ मैं आपको सिंपली बताऊँ, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, आपने गंदा पानी पी लिया तो वो नॉन इन्फेक्शियस कॉज है। दूसरा नॉन इन्फेक्शियस कॉज क्या है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो आपके शरीर में बीमारी पैदा होगी। तो किसी माइक्रोब ने आपके शरीर पर बीमारी नहीं लाई है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आपको बीमार नहीं किया है। आप बीमार हुए हो अपनी हरकतों की वजह से, आपने ज़्यादा ओवर ईटिंग की, ओके, आपने ओवर ईटिंग की, आप प्रॉपरली आपने स्लीप नहीं ली, ठीक है। तो हार्ट स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर वगैरह ये सब बीमारियां जो हैं आपको होंगी, जकड़ेंगी, ओके। इन्फेक्शियस एजेंट बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो इन्फेक्शियस एजेंट हैं वो अलग अलग कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं ऑर्गेनिज्म के, और ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट में बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाता है, माइकोप्लाज्मा आ जाता है, प्लाज्मोडियम आ जाता है, ठीक है। बट मल्टी सेलुलर में फंगस आ जाते हैं, ठीक है, और कुछ इंसेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो एजेंट्स हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। द कैटेगरी टू विच अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग डिसाइड्स द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। अब जैसे अलग अलग कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जैसे बैक्टीरिया है एक कैटेगरी, वायरस है एक कैटेगरी, फंगाई है एक कैटेगरी, ठीक है, प्रोटोजोआ है एक कैटेगरी, प्लाज्मोडियम है कैटेगरी, ठीक है। तो ये जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज पे डिपेंड करता है, मतलब बीमारियां जो हैं वो एक, ये पहले ये पता करना होता है कि बीमारी किस कैटेगरी के जानवर से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, फिर जाके उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है।
आप सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पे ट्रीटमेंट अगर करोगे तो आप जड़ से बीमारी को नहीं ख़त्म कर पाओगे। ओके, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट में ये सामने आता है कि किसी बैक्टीरिया या वायरस किस किस चीज़ से ये बीमारी फैल रही। उस बैक्टीरिया या वायरस से रिलेटेड दवाई दी जाती है, उसको मारा जाता है बॉडी के अंदर, तब जाके आपकी बॉडी में जो भी आपकी बॉडी में जो तबीयत जो डिजीज़ फैल रही थी वो डिजीज़ ख़त्म होती है। ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट्स आर स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फिजिकल कांटेक्ट और वेक्टर्स। जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं ये हवा, पानी, फिजिकल कांटेक्ट और वेक्टर्स से फैलते हैं। ठीक है, जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो हवा से फैलते हैं, पानी से फैलते हैं, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट से फैलते हैं और वेक्टर्स से फैलते हैं। ठीक है, तो हवा तो आपको पता है क्या होती है, पानी भी आपको पता है। फिजिकल कांटेक्ट मतलब जैसे हाथ मिला लिया, गले मिल लिया, ठीक है, साथ में बैठ गए, तो इन सब से भी बहुत सारे, जैसे कोरोना है तो कोरोना में आपको पता ही है मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है, बार बार हाथ धोना है। ठीक है, और वेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए वेक्टर्स मैं आपको बताऊं, जैसे जो घर पे मक्खियां हैं, मच्छर हैं, ये सारे वेक्टर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद तो बीमारी नहीं फैलाते, लेकिन इनके शरीर में वो कीटाणु आ जाते हैं जो बीमारी फैलाते हैं। तो जब ये हमें काटते हैं या हमारे खाने में बैठते हैं तो हमें वो बीमारियां हो जाती हैं। ओके, हमारे खाने में वो वायरस या बैक्टीरिया आ जाता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बोला जाता है, मतलब अगर बीमारी को फैलने से रोक लिया जाए तो आपको उसके इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने पहले से ही उसको फैलने से रोक लिया। तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इज़ मोर डिज़ायरेबल दैन इट्स सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन जो होता है बीमारी का वो ज़्यादा ज़रूरी होता है उसके ट्रीटमेंट से। ये नौबत नहीं आने देनी चाहिए कि बीमारी हमारे शरीर में शरण ले और हम उसका इलाज करवाएं। पहले से ही प्रिवेंशन लेके रखें, प्रिकॉशन लेके रखें, जिससे बीमारी हमारे शरीर में आ ही ना पाए। इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय पब्लिक हेल्थ हाइजीन। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस होते हैं, जो फैलने वाले डिजीज़ेस होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज़ेस होते हैं, ये पब्लिक जो लोग हैं, ठीक है, उनके खान पान, रहन सहन के तरीके पे डिपेंड करते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलेंगे या नहीं फैलेंगे। ठीक है, अगर लोगों का खान पान अच्छा है तो इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं फैलेंगे। ठीक है, लोग अपने आसपास की जो सराउंडिंग है उसको साफ़ रखते हैं तो नहीं फैलेंगे। बट अगर खान पान भी ऊटपटांग है, ओके, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, आसपास जो उनके एरिया है वहाँ पर कचरा है, पोल्यूशन है, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो होंगी। ओके, इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग इम्यूनाइजेशन। इन्फेक्शियस डिजीज़ेस को इम्यूनाइजेशन नाम की टेक्निक से सही किया जा सकता है, रोका जा सकता है। तो इम्यूनाइजेशन जो टेक्निक थी वो खोजी थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर काउ पॉक्स नाम की बीमारी को लोगों में डाल डाल करके उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को काउ पॉक्स हो जाता था वो मरते नहीं थे, बट जिनको स्मॉल पॉक्स हो जाता था वो मर जाते थे। और एक और बात, जिनको काउ पॉक्स हो जाता था उनको कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि दोनों का वायरस लगभग लगभग सेम था। तो एक बार किसी को काउ पॉक्स हुआ तो उसके अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप हो गई जो उसको स्मॉल पॉक्स से लड़ने की ताकत देगी। ओके, तो काउ पॉक्स वाले लोगों को क्या किया गया कि काउ पॉक्स को ज़बरदस्ती हर इंसान में इंजेक्ट कराया गया, क्योंकि स्मॉल पॉक्स से लोग मर जाते थे, काउ पॉक्स से लोग मरते नहीं थे। और जिसको काउ पॉक्स हो जाता था उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। ठीक है, तो जब काउ पॉक्स को सबके अंदर इंजेक्ट कराया जाने लगा तो स्मॉल पॉक्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। ठीक है, इफेक्टिव प्रिवेंशन of infectious diseases in the community requires that everyone should have access to public hygiene and immunization। देखिए, अगर पूरी तरह से बीमारी को इफ़ेक्टिवली रोकना है तो, कम्युनिटी में फैलने से रोकना है तो, कम्युनिटी स्प्रेड से रोकना है तो हर एक इंसान को अपने हाइजीन का, अपनी हरकतों का, अपनी क्लीनिनेस का ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो हर एक इंसान को हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए, हर एक इंसान को अच्छे साफ़ सुथरे पानी की सुविधा होनी चाहिए, साफ़ सुथरे खाने की सुविधा होनी चाहिए। तो जब ये चीज़ें, और इम्यूनाइजेशन की सुविधा होनी चाहिए, जैसे इंडिया में पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता है, टीका लगता है। ओके, तो अलग अलग बीमारियों के टीके लगते हैं, पल्स पोलियो प्रोग्राम चलता है, तो ये इम्यूनाइजेशन का एक पार्ट है। ठीक है, जिससे जो इंसान है, जो बच्चे हैं, उनको ये बीमारियां नहीं होती हैं खतरनाक। ओके,
क्योंकि उनको छोटे में ही इम्यून कर दिया जाता है, उनके अंदर इम्यूनिटी डाल दी जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम है, जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, उसका जो सिलेबस है उसको हम रिवीजन करना चालू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 यानी जो सेल है चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उस चैप्टर से रिवीजन चालू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और इस लेक्चर में जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हैं, जो भी डाउट्स हैं, प्लीज़ मेरे से पूछिए। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।